इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बावजूद भी दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से मौजूद हैं जिन्हें हमने बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया है, और बीहड़ में कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो जंगलों में छिपे राक्षसों से लेकर अमेज़न के जंगल में खोए गए प्राचीन शहरों तक तैयार हो जाइए बियाबान में एडवेंचर के लिए और कुछ ऐसी रहस्यमय चीजों को देखने के लिए जिनसे या तो आप चकाचौंध हो जाएंगे या सारी रात सो नहीं पाएंगे। अंजीकुनी लेक। हॉकी, मेपल सिरप, तमीज़ और फ्राई जैसी चीज़ों की वजह से कनाडा मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो जब आप फ्राइज़ और ग्रेवी पर लार टपकाने में व्यस्त होते हैं तो ये भूलना आसान होता है कि कनाडा का ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है। मीलों तक फैली हुई खतरनाक बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन। जब आप बर्फ़ में अकेले होते हैं तो खुद को पागल महसूस करना आसान हो जाता है। 1930 में जो लेबेले नाम के एक बंदे के सामने कुछ ऐसा आया जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो पागल हो रहा है। जो एक फर ट्रैपर के रूप में काम करता था, वो जंगल में घूमता था, जानवरों की खाल इकट्ठा करता था और उसकी दाढ़ी बहुत अद्भुत थी। जो कनाडा के दूर नॉर्दर्न इलाके में नुनावुत में अंजीकुनी लेक के आसपास फंसा हुआ था। नुनावुत कनाडा का सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन ये सबसे कम भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है। इतने ठंडे और खतरनाक क्लाइमेट में जहाँ सिर्फ 39,000 लोग रहते हैं, जानवरों की खाल की तलाश में जो को झील के किनारे एक छोटा इनपुट कैंप मिला। कैंप फायर अभी भी जल रही थी और आग के ऊपर स्टू का बर्तन रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये अंजीकुनी कैंप में रात के खाने का समय था। फिर भी जब जो ने इलाके की तलाशी ली तो आसपास कोई नहीं था। उसने खाली टेंट, खाने के आधे अधूरे बर्तन और कपड़े से निकली हुई सुइयों के साथ एक अधूरी शर्ट भी वहां पर रखी देखी। आग और खाने का मतलब था कि गांव के लोग हाल ही में वहां पर गए थे, लेकिन जब वो कैंप से निकले तो बर्फ में पैरों के निशान नहीं थे। वो सब गायब हो चुके थे। जो ने अपनी तलाश जारी रखी। वो देखकर चौंक गया कि बस्ती की हर कब्र खोली गई थी और खाली कर दी गई थी, और कब्रों के बगल में हेडस्टोन बड़े करीने से रखे गए थे। अंजीकुनी लेक पर जरूर कुछ भयानक हुआ था। जो डरते हुए नजदीक के शहर तक पहुंचने के लिए गहरी बर्फ पर चलते हुए सुनसान जगह से तेजी से निकला। उसने लोकल पुलिस को गांव वालों की तलाश में निकलने के लिए राजी किया, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले और उनकी तकदीर आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ये संभव है कि लोग अपनी मर्जी से वहां से चले गए हों और उनके पैरों के निशान बर्फबारी से ढक गए हों, लेकिन फिर बर्फबारी से तो कैंप फायर भी बुझ जाती है ना। लेकिन वो कब्रें, उनका क्या यार। आप समझ सकते हैं कि इतने अनसुलझे रहस्य होने पर जो लाबेले अंजीकुनी के आसपास बहुत लंबे समय तक क्यों नहीं रहना चाहता होगा। मिस्ट्रीज। दोस्तों, अगर आप कभी पोलैंड के क्रूकेट फॉरेस्ट में जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस जंगल का नाम ये कैसे बढ़ा। इसमें पाइन के पेड़ों का एक झुंड है जो नीचे से अजीब तरह से मुड़े हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर पेड़ सीधे नॉर्थ की तरफ झुके हुए हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि ये पेड़ इस तरह से क्यों बढ़े हुए हैं। वो लगभग किसी चीज को इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ 1930 के दशक में लगाए गए थे और जब वो 7 से 10 साल के थे तब एक रहस्यमय ताकत ने उनके तनों को मोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कुछ लोगों का दावा है कि इस इलाके में एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि पेड़ के तनों को जमीन की तरफ खींचती है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है और यह घटना दुनिया में कहीं और नहीं देखी गई। कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ टैंक पेड़ों के ऊपर से निकल गए थे जब वो पौधे थे और उन्हें आउट ऑफ शेप कर दिया और वो ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। और बेशक कुछ और लोगों का कहना है कि इस गड़बड़ी की जिम्मेदार एलियंस है। भाई, जब तक कि एलियंस के आर्ट्स और क्राफ्ट का मामला न हो, मैं नहीं जानता कि एलियंस पोलैंड में इतने सारे पेड़ों को क्यों मोड़ना चाहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इंसानों के द्वारा जानबूझकर पेड़ों को झुकाने के मामले भी मौजूद है। अमेरिका में रहने वाली कुछ जनजातियों के लोग अपनी सड़कों और रास्तों की पहचान करने के लिए अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों को मोड़ दिया करते थे, जैसे कि हाईवे पर लगे साइन बोर्ड का एक पुराना तरीका है। पेड़ सीधे ऊपर की तरफ बढ़ने से पहले नीचे से मुड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनका यह अनोखा शेप बन गया। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि पोलैंड के क्रूकेट फॉरेस्ट के ये शराबी पेड़ मैन मेड भी हो सकते हैं। घुमावदार लकड़ी जहाजों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री हुआ करती थी और क्रूकेट फॉरेस्ट का इस्तेमाल जहाज बनाने वालों को कटाई के बाद मोड़े बिना घुमावदार लकड़ी की सप्लाई देने के लिए किया जाता होगा। तो फिर अगर पेड़ जहाज बनाने के लिए उगाए गए थे तो उन्हें कभी काटा क्यों नहीं गया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ले लोयोन। दोस्तों, जंगल रहस्यमय जीवों और जानवरों की कहानियों का केंद्र है, जिनमें बिगफुट, चुपकाबरा और द अबोमिनेबल स्नोमैन शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के मोल्स नाम के एक छोटे से गांव के आसपास का इलाका भी सालों से ले लोयन नाम के एक रहस्यमय प्राणी की कहानियों से घिरा हुआ है। डरावनी कहानियों के हिसाब से इस चीज को एक लंबी बड़ी सी इंसान जैसी आकृति के रूप में बताया जाता है, जैसे कभी कभी बॉयलर सूट, एक गहरे रंग की पोशाक और एक पुराना गैस मास्क पहने हुए जंगलों में बेवजह घूमते हुए देखा जाता है। यहाँ तक कि इसका दावा करने वाले लोगों का वीडियो भी ऑनलाइन मौजूद है। लेकिन घटिया कैमरा वर्क और नकली वीडियो के प्रभाव को देखते हुए मुझे लगता है कि ये शायद बच्चों के साथ एक ग्रुप था जो कि अपनी कम बजट वाली हॉरर फिल्म बना रहे थे। जब कथित रूप से वो प्रकट होता है तो ले लोयोन हमेशा एक ही पोशाक पहने हुए दिखाई देता है, लेकिन उसे एक बार फूलों के गुलदस्ते के साथ भी देखा गया था। वो बहुत ही रोमांटिक है और मिसेज लोयन एक खुशकिस्मत लेडी हैं।
पुलिस सालों से लोयन की तलाश कर रही है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाए क्योंकि ये राक्षस सिर्फ जंगल के बीच में अनजान चलने वाले लोगों को ही दिखाई देता है। कुछ बेहद सन के लोगों को ये शक है कि ले लोयन सिर्फ एक लड़का है जिसे ड्रेसअप करना और लंबी सैर करना पसंद है। लेकिन जैसे ही ले लोयन की कहानियां सच्चाई से कल्पना की तरह मुड़ती हैं, कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि उस बॉयलर सूट के नीचे छुपा हुआ मॉन्स्टर इंसान नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, क्या ले लोयन सिर्फ एक आदमी है जो हर दिन अपने 1000 स्टेप्स के टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, या कोई एलियन मॉन्स्टर उस मास्क के पीछे छुपा हुआ है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। एंशिएंट एलियंस। दोस्तों, केव पेंटिंग जो अक्सर हाथ के निशान जानवरों और शिकार करने वाले लोगों को दिखाती हैं, जिन्हें आमतौर पर गुफाओं में देखा जाता है, हमें हमारे पूर्वजों की जिंदगी की एक दिलचस्प झलक दिखा सकती हैं। लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसी केव पेंटिंग्स दिखाई देती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं, और उनमें अजीब शेप, टेढ़े मेढ़े जानवर और इंसान जैसे लोग दिखाई देते हैं। प्राचीन कला के ये विचित्र नमूने हमारे पूर्वजों की कल्पनाओं का नतीजा हो सकते हैं। तो उठा लीजिए अपनी टिन फॉइल हैट्स, क्योंकि मॉडर्न जमाने के कुछ थियरिस्ट ये सोचते हैं कि ये पेंटिंग्स इस बात का सबूत हैं कि एलियंस ने प्राचीन दुनिया का दौरा किया था। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट आमतौर पर केव पेंटिंग्स में पाए जाने वाले ऑस्ट्रेलिया में वनजना की पेंटिंग की तरफ इशारा करते हैं। आदिवासी पौराणिक कथाओं के हिसाब से वनजना के नाम से जाने जाने वाले बादल और बारिश की आत्माओं ने ऑस्ट्रेलिया के लैंडस्केप और उसके लोगों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो आदिवासी संस्कृति का एक पवित्र हिस्सा है। वनजना की प्राचीन पेंटिंग किम्बर्ली के आसपास पाई जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट का एक जंगली सुनसान हिस्सा है। इसके अलावा कहानियों के अनुसार इन मजबूत आत्माओं में कानून तोड़ने वालों पर बिजली गिराने की, बादलों में बदलने और आकाश में गायब होने की शक्ति थी। अब यह कहना कि वनजना एडवांस्ड किस्म के अंतरिक्ष में घूमने वाले एलियंस थे। एवरोंजिस लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है क्योंकि उन्हें अपनी कल्चर पर गर्व है, लेकिन वनजना की तस्वीरें मॉडर्न मीडिया में एलियन के लुक से काफी मिलती जुलती हैं। वनजना ने शायद तूफान, बिजली और बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाओं के सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि पुरानी कहानियों और लोक कथाओं को लिटरली लिया जाना जरूरी नहीं है। लेकिन दुनिया भर में पाए जाने वाले केव आर्ट के दूसरे उदाहरण इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देने के रूप में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ भारत में पाए गए गुफा के निशान मोटे सिर वाले एलियंस की मॉडर्न ड्राइंग से बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। इसी तरह द हेड ऑफ सिंबाद को अक्सर अमेरिका में नेटिव अमेरिकन पेंटिंग के उदाहरण के रूप में दिया जाता है, जो एक एलियन फिगर की तरह दिखता है। बेशक इन सबूतों का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पेंटिंग लोगों द्वारा बनाई गई एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग भी हो सकती है। मेरा मतलब है, आज के आर्टिस्ट को भी मेरी तरह लोगों की फोटो रियलिस्टिक स्टाइल में ड्राइंग बनाने में मुश्किल होती है। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको बता दूं, भाई मुझे तो अपनी ड्राइंग स्किल्स पर बहुत ही शर्म महसूस होती है। नामुमकिन रंग। दोस्तों, हम पहले ही कुछ भयानक चीजों को देख चुके हैं जो लोगों को हाइकिंग के दौरान मिली हैं, लेकिन सभी रहस्य डरावने नहीं होते हैं। 2018 में एक राइटर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जंगल में टहलने के लिए गया और उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसके दिन को बेहद रंगीन बना दिया। दलदल में उन्होंने पानी का एक कुंड देखा जो पूरी तरह से इंद्रधनुषी रंगों से ढका हुआ लग रहा था। कुछ यूजर्स का मानना था कि ये रंग एक विशाल रंगीन बाथ बॉम्ब या तेल के रिसाव की वजह से हो सकते हैं। शुक्र है इसका जवाब थोड़ा लॉजिकल है। दलदल में सरू के पेड़ अपने कोन छोड़ देते हैं और उनका प्राकृतिक तेल पानी की सतह पर जमा हो जाता है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे नीचे का पानी वापस आंखों में रिफ्लेक्ट होता है, जिससे लाइट की वेवलेंथ बदल जाती है और आपको ये रंगीन नजारा दिखाई देता है। इंद्रधनुष वाला पानी तैरने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मैं तो फिर भी रिस्क नहीं लूंगा मेरे भाई। जंगल में छेद। दोस्तों, कभी कभी नेचर में पाए जाने वाले कुछ रहस्य प्राकृतिक कारणों को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। इसलिए जब ये फोटो ऑनलाइन वायरल होने लगी तो ट्विटर पर लोग अपना सिर खुजाते रह गए। इंटरनेट के जासूसों ने यह पता लगाने की पूरी कोशिश की कि इस छेद के कारण क्या हो सकते हैं, और एक ट्विटर यूजर ने तो ये कहा कि ये छेद इतना डरावना नहीं है, मुझे डर है कि इसे बनाया किसने। बहरहाल बाद में सामने आई कहानी के हिसाब से ये छेद नॉर्निया में जाने का दरवाजा नहीं था, किसी राक्षस का काम भी नहीं था जिसे झाड़ियां काटने का शौक था। इसे स्वीडिश विजुअल आर्टिस्ट एंटी लैटिनन ने बनाया था, जो मुख्य रूप से अपने काम में नेचर का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रोकन लैंडस्केप नाम के एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, जिसमें भयानक दिखने वाले नकली नज़ारे बनाने के लिए पेड़ों की शाखाओं के कुछ हिस्सों को काटना शामिल है। लेकिन एंटी सिर्फ जंगल में ही काम नहीं करता है, उनके दूसरे कामों में उनके खुद के पसीने से बनी एक पेंटिंग और सिर्फ 2 बाल्टी मद से एक पूरी झील को शिफ्ट करने की कोशिश शामिल है। इन दोनों कामों का एक ही नतीजा था, मैले पानी का गड्ढा। जंगल में भटकता हुआ। दोस्तों, 2010 के दशक में ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट सेक्शन में भेजी गई पुलिस ऑफिसर फेलिनिस विडिगल ने वहां गश्त के दौरान कई भयानक चीजें देखी होंगी, लेकिन अब तक की सबसे अजीब चीज जो उसने वहां देखी थी वो एक जहरीला सांप या जगुआर नहीं था। वो पतला सा नंगे पैर चलता हुआ कनाडा का एक आदमी था जो एक गंदे रास्ते पर चलते हुए जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब वो उस आदमी के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं था और वो पुर्तगाली या स्पेनिश किसी भी भाषा में बात नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां पर पहुंचा कैसे। इस बीच
टोरंटो में स्टीफन पिलिया अपने भाई एंटोन की यादों से परेशान होते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, जो 2012 में 5 साल पहले लापता हो गया था। उनके लापता होने ने स्टीफन को कई सारे सवालों में लाकर घेर दिया। एंटोन कहाँ गया होगा, वो क्यों चला गया, और क्या वो अभी भी जिंदा है? उन सभी सवालों का जवाब उसे तब मिला जब स्टीफन को ब्राजील के एक पुलिस अधिकारी का फोन आया। ये पता चला है कि साउथ अमेरिका की तरफ पैदल जाते हुए एंटोन ने 6000 मील और 10 अलग अलग देशों को पार कर लिया था। कोई नहीं जानता कि बिना पासपोर्ट के वो इतने सारे देशों को पार करने में कैसे कामयाब रहा। उसने अपने सफर का ज्यादातर हिस्सा पैदल नंगे पैर चलते हुए पार किया और उसके पास सिर्फ कुछ कपड़े थे। भाई, मेरी डेटिंग प्रोफाइल कहती है कि मुझे लंबी रोमांटिक वॉक पसंद है, लेकिन भैया ये तो पागलपन है। वो इतनी दूर चलकर क्यों गया? एंटोन को पहले मानसिक बीमारी थी। वो अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स के नेशनल म्यूजियम में जाना चाहता था। ऐसा लगता था कि किसी भी कीमत पर पैदल चलकर वहां पहुंचने का जुनून उस पर सवार हो गया था। कई सालों के सफर के बाद एंटन आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन उसे लाइब्रेरी में जाने नहीं दिया गया क्योंकि उसके पास एक भी आईडी प्रूफ नहीं था। इसलिए वो मुड़ा और घर वापसी की अपनी लंबी यात्रा शुरू की। वो सफर जिसने आखिरकार उसे ऑफिसर विडिगल तक पहुंचाया, जिससे उसे 2 देशों को पार किए बिना अपने भाई से फिर मिलने का मौका मिला। भाई, उम्मीद है कि एंटोन अपने अगले एडवेंचर पर जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़ देगा। रहस्यमय लाइन। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी आंखें आपके साथ धोखा कर रही हैं? वेल, मैं आपको टेनेसी में मौजूद एक असली ऑप्टिकल इल्यूशन दिखाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे पेड़ों को फोटोशॉप किया गया था, जिसमें जहां तक नजर जाती है पेड़ों पर एक परफेक्ट लाइन दिखाई देती है। आप मानिए ना मानिए, इन पेड़ों को मॉडिफाई नहीं किया गया है और ना ही इन्हें हमारे दोस्त एंटी लैटिनन द्वारा पेंट किया गया था। दरअसल इस जगह को सिंकिंग पॉन्ड कहा जाता है और ये एक मौसमी तालाब है। एक ऐसा तालाब जो सर्दियों से वसंत तक बारिश के पानी से भर जाता है और फिर गर्मियों के दौरान पूरी तरह से गायब हो जाता है। सिंकिंग पॉन्ड के पेड़ों का आधा हिस्सा ज्यादातर समय पानी में डूबा हुआ रहता है। गर्मियों के महीने के दौरान जैसे ही तालाब जमीन में डूब जाते हैं, पेड़ों के नीचे के हिस्से जो पानी से भरे हुए रहते हैं दिखाई देने लग जाते हैं और सभी का एक ही लेवल होता है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि बेचारा मेढक हर साल गर्मियों में सुबह सूखे जंगल के फर्श पर जागता है और अपनी पत्नी से चिल्लाकर कहता है, डैम इट फ्लोरेंस, क्या तुमने फिर से बाथटब से प्लग बाहर निकाल दिया? दलदल का भूत। दोस्तों, 1972 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ सैनिकों को पापुआ न्यू गिनी के दलदल में एक भूत मिला था। ये भूत सफेद पोशाक पहने कोई विक्टोरियन लेडी नहीं थी या टीवी स्क्रीन से बाहर निकलने वाली कोई छोटी लड़की भी नहीं थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान के एक हवाई जहाज का मलबा था जिसे स्वैम्प घोस्ट के नाम से जाना जाता है। मशीन गन अभी भी भरी हुई थी, एक थर्मस में सड़ी हुई कॉफी भरी हुई थी और एक एशट्रे में अभी भी सिगरेट के आधे टुकड़े रखे हुए थे। हैरानी की बात यह है कि प्लेन बरकरार था, बस दलदली जमीन पर पड़ा हुआ था। लेकिन शुरुआत में इसके चालक दल के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। लेकिन प्लेन की लोकेशन मिलने की खबर फैलते ही स्वैम्प घोस्ट का क्रू मिल गया। पत्रकारों ने विमान के इंजीनियर क्लेरेंस लेमिक्स का इंटरव्यू लेने में कामयाबी हासिल की। वो अब 90 साल के हैं और स्पोकेन वाशिंगटन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से पहले प्लेन ने 3 या 4 तूफानों का सामना किया था और एक जापानी वॉर प्लेन ने उसके दाहिने पंख में छेद कर दिया था और फिर उसका ईंधन खत्म हो गया, जिससे उसके चालक दल को जंगल के बीच में ही प्लेन को छोड़ना पड़ा। भाई, मैं तो जरा से टर्बुलेंस के बारे में सोचकर ही कांप जाता हूँ। चमत्कारिक रूप से वो सभी क्रैश लैंडिंग से बच गए और मदद की तलाश में कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे। अपनी यात्रा के दौरान वो लोग मौत के बेहद करीब आ गए थे। उनमें से 2 लोगों को भ्रम होने लगा और उन्होंने दावा किया कि वो पेड़ों के पार एक अमेरिकी मैस होल को देख सकते हैं। शुक्र है कि आखिर में उन्हें एक स्थानीय जनजाति के लोगों ने बचा लिया और वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन स्वयं घोस्ट का कवच वहीं रह गया ताकि 30 साल बाद फिर से मिल सके। बर्फ में जमे हुए। दोस्तों, अंटार्कटिका बर्फ से ढकी हुई एक बंजर जमीन है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन सर्दियों के महीनों में वहाँ सिर्फ 1000 लोग रहते हैं और इसका खास कारण ये है कि यहाँ बहुत ठंड होती है। 199 मील प्रति घंटे की हवा की रफ्तार और 126 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान होने के बावजूद अंटार्कटिका में रहने वाले लोग यहाँ साइंटिफिक रिसर्च करने और बेबी पेंगुइन से मिलने के लिए इस कॉन्टिनेंट में आते हैं। ये इलाका काफी सुनसान माना जाता है, लेकिन जरा उस सदमे की कल्पना कीजिए जब केप इवांस के रिसर्चर्स की एक टीम को बर्फ के एक मोटे ब्लॉक में छुपे 22 अनडेवलप्ड फिल्म फोटो वाला एक बॉक्स मिला। रिसर्चर्स ने तस्वीरों को जल्दी से साफ करके डेवलप किया और उन्होंने जो देखा वो बहुत ही अद्भुत था। ये सेल्फी लेने वाला कोई पोलर बेयर नहीं था, बल्कि ये 100 साल से भी पहले के अंटार्कटिक दौरे की खूबसूरत तस्वीरों का एक बंडल था। शुरुआत में वो नहीं जानते थे कि तस्वीरें किसने और क्यों छोड़ी, लेकिन अब ये माना जाता है कि तस्वीरें औरोरा की हैं, एक जहाज जिसने 1914 और 1917 के बीच आर्कटिक की यात्रा की थी। अपनी यात्रा में बर्फीले तूफान के दौरान खोजकर्ताओं के जहाज डूब गए थे, जिससे वो बर्फ पर फंसे रह गए। इन नडर यात्रियों को तब लाइफ बोट में 720 मील की यात्रा करने के लिए तूफानी समुद्र में सुरक्षा के लिए साउथ जॉर्जिया के नजदीकी आइलैंड की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चमत्कारिक रूप से उनकी कोशिश कामयाब रही, लेकिन उनकी छुट्टियों की तस्वीरें 2013 तक कहीं खोई हुई थी। यार, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस साल छुट्टियों के लिए अंटार्कटिका ही जाऊंगा।
नीले जंगल। दोस्तों, जब आप किसी पेड़ के तने के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर आपको भूरे या सफ़ेद रंग का ही ख्याल आता है, जबकि ये चमकीले नीले ऐसे पेड़ भी लग सकते हैं जैसे वो किसी अजीब प्लेनेट के हैं। लेकिन लोगों को ये दुनिया भर के जंगलों में मिल रहे हैं और लोग उनकी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं। जो नमूने पोस्ट किए गए हैं उनमें नीले पदार्थ से भरी हुई लकड़ियां और पेड़ के तने शामिल हैं जिनमें नीले धब्बे हैं। इस अजीबोगरीब रंग को देखकर लोग हैरान थे, लेकिन ये रहस्य तब सुलझ गया जब माइकोलॉजिस्ट मदद के लिए सामने आए। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है और ये पता चला कि ये नीली शाखाएं तेराना केरुलिया नाम के फंगस के कारण होती हैं, जिसे कोबाल्ट क्रस्ट या वेलवेट ब्लू स्प्रेड के रूप में भी जाना जाता है। सुनने में अच्छा लगता है, हालांकि ये शाखाएं कैंडी की तरह दिख सकती हैं, लेकिन वो नीले रास्पबेरी के स्वाद वाली नहीं है। और ये फंगस भी पेड़ों के लिए नुकसानदेह नहीं है भाई। टेराना केरुलिया और मुझ में एक चीज कॉमन है, क्योंकि 100 से ज्यादा प्रजातियां हैं जो पेड़ों को थोड़ा नीला रंग दे सकती हैं। यार, भले ही मैं एक पेड़ को नीला नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मौज मस्ती करना बहुत पसंद है। सॉरी। जंगल के लोग। दोस्तों, ये आप में से उन लोगों के लिए है जिन्होंने उस आखिरी शरारत के बाद भी इस वीडियो को बंद नहीं किया। जब आप अकेले हाइक पर जा रहे हो तो ये महसूस करने से बुरा कुछ नहीं होता कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप दूर से एक परछाई को देखते हैं या कोई अजनबी आपको पेड़ों से घूरता हुआ दिखाई देता है तो इन सब से हम कांप जाते हैं। लेकिन कई आश्चर्यजनक मामलों में आपकी नज़रों की रेंज में आने वाले वो ह्यूमनॉइड सिलहूट सिर्फ मूर्तियां हो सकती हैं, जैसा कि ऑनलाइन शेयर की गई अनगिनत तस्वीरों से साबित हुआ है। उदाहरण के लिए, एक राइटर ने जंगल में इस अजीब बॉक्स को देखा और मान लिया कि ये अंतरिक्ष से वहां गिरा है। इसका साइड का दरवाजा खूबसूरती से बनाया गया है जो शायद जंगल में एक गुप्त ठिकाने की तरफ जाने का इशारा करता है। एक दूसरे वेब यूजर ने लकड़ी के इस खूबसूरत आर्च को देखा, शायद इसे पेड़ों की ग्रोथ को सावधानी से झुकाकर और कंट्रोल करके बनाया गया था, और उन्होंने ठीक ही कहा कि ये किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे की तरह लग रहा था। कभी कभी ये बताना मुश्किल होता है कि जंगल में मिलने वाली ये चीजें मेन मेड हैं या नहीं। एक राइटर का दिल तब दहल गया जब उसने इस राक्षस को जंगल में एक हाइक के दौरान देखा। इंटरनेट पर लोग अपना सिर खुजाते हुए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये एक असली पेड़ है, कला का एक असली नमूना है, या फिर असली वन राक्षस है। रॉब मुलहोलैंड की कांच की मूर्तियां जो स्कॉटलैंड के जंगलों में हर जगह रखी गई हैं, सबसे भयानक लकड़ी की मूर्तियों में से हैं। मूर्तियां पूरी तरह से तब तक छिपी रहती हैं जब तक कि आप उनके करीब नहीं पहुंचते, क्योंकि वो अपने चारों तरफ की लकड़ियों को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये बहुत डरावना है। ये भूतिया मूर्ति प्रकृति के साथ इंसानियत के संबंध को समझाने के लिए, लेकिन अगर इनमें से एक भी मेरे सामने आ जाए तो शायद मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितनी तेज दौड़ सकता हूँ। लेकिन मैं अटलांटा में इस रास्ते पर खो जाने के बजाय डिनर पर इन कांच के लोगों को देखना पसंद करूंगा, जहाँ लोगों ने डॉल और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे अजीब कॉम्बिनेशंस देखे हैं। तो टॉय स्टोरी का सिड इन दोनों ये कर रहा है। हाँ, लेकिन दुनिया भर में अभी और फॉरेस्ट ह्यूमनॉइड पाए जाने बाकी हैं। नागातो इवासाकी की लकड़ी की ये भूतिया मूर्तियां पूरे जापान के जंगलों में रखी गई हैं, और अगर आप बेल्जियम के डी शोरे पार्क जंगल में रहते हैं तो आप अचानक एक फेरी टेल में पहुंच जाएंगे जो राक्षसों और ड्रैगन की लकड़ी की मूर्तियों से घिरा हुआ है। ये पता चला कि इन अजीबोगरीब मूर्तियों को थॉमस डेम्बो द्वारा बनाया गया था, जो एक कलाकार हैं और रिसाइकल्ड लकड़ी और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट से चीजें बनाता है। लोगों को नेचर को एक्सप्लोर करने और प्रोत्साहित करने के लिए डेम्बो ने ये मूर्तियां बनाई हैं, और वे अब दुनिया के सबसे प्रमुख रिसाइकलिंग कलाकारों में से एक हैं। उसे दुनिया भर से लकड़ी के ट्रोल बनाने के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, जो ये साबित करता है कि जो चीज किसी एक आदमी के लिए कचरा है वो किसी दूसरे के लिए एक खजाना हो सकती है। मंकी गॉड का खोया हुआ शहर। दोस्तों, मैक्सिको के माचू पिचू से टेओतिहुआकन तक के प्राचीन शहरों की खोज हमें उन लोगों के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है जो हमसे पहले इस दुनिया में आए थे। ये शहर दिलचस्प कहानियों, सुनसान मंदिरों और शानदार चीजों से भरे हुए हैं, इस मास्क की तरह जिसे बड़े महीन तरीके से सांपनुमा मिनरल में तराशा गया है। ऐसे गुप्त रीति रिवाजों के लिए जो अब भुला दिए गए हैं, ये तेओतिहुआकन के पिरामिड के अंदर मौजूद है। लेकिन होंडुरन के जंगल में खोए हुए शहर की एक कहानी है जो कि इतना अमीर था कि इसके लोग सोने से बनी प्लेट में खाना खाते थे। ये सभ्यता दो नामों से जानी जाती है, ला सिउदाद ब्लैंका व्हाइट सिटी या द सिटी ऑफ मंकी गॉड। 1500 के दशक से इस शहर के बारे में कई कहानियां फैल चुकी हैं और कई खोजकर्ता आज भी उनके खंडरों की तलाश में हैं। कुछ लोग खजाने से भरे बैग लेकर वापस लौटे, जबकि कुछ कभी भी वापस नहीं लौट पाए। 2015 में फेयरलेस हाइकर्स के ग्रुप को अमेज़न के जंगल में जाते हुए देखा गया था, जहां उन्होंने जगुआर, जहरीले सांप और खतरनाक ड्रग गिरोह का सामना किया था। सभी मुश्किलों के खिलाफ इन खोजकर्ताओं को जंगल में एक शहर मिला जिनके पुराने खंडर पेड़ पौधों और झाड़ियों से ढके हुए थे। उन्हें पिरामिड, मंदिर और मूर्तियां मिली। पेंटिंग में जगुआर प्राचीन लोगों और शहर के नाम के हिसाब से बंदरों को दिखाया गया था। कोई नहीं जानता कि इस शहर को क्यों छोड़ दिया गया, लेकिन एक लोकल लेजेंड के हिसाब से मंकी गॉड द्वारा भेजी गई एक बीमारी से पीड़ित होने के बाद लोग यहाँ से चले गए।
ये एक मिथक माना जाता था, लेकिन खोजकर्ता जल्द ही अपने अभियान के दौरान बीमार महसूस करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वो लेशमनियासिस एक फ्लैश ईटिंग पैरासाइट से संक्रमित थे और मेडिकल हेल्प लेने के लिए उन्हें उस ऐतिहासिक शहर को छोड़ना पड़ा। खोजकर्ताओं ने शहर में वापस जाने और इसके रहस्यों को समझने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन वो अब तक वहां पर गए नहीं है। लेकिन उन्हें जो बीमारी हुई वो शहर को छोड़ने के लिए एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में काम कर सकती है। अगर पैरासाइट मक्खी किसी प्रजाति द्वारा फैलते जो शहर के बर्बाद होने से पहले वहां मौजूद थे, लेकिन अभी के लिए जंगल का वो शहर रहस्यों से लिपटा हुआ है। ऑयल ऑफ हॉरर्स। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अब तक की सबसे अजीब मर्डर मिस्ट्री है। एक सुनसान आइलैंड, एक खतरनाक अपराधी और कंगारुओं की एक छोटी सी आबादी इस रहस्य का हिस्सा है। जगह थी स्कॉटलैंड का लोच लोमोड। मैंने कहा था आपसे ये अजीब है। 1940 के दशक में अरन की काउंटेस के पास लोच लोमोड में सुनसान इंचकोंचन आइलैंड की पूरी 86 एकड़ की जमीन थी। वो एक सन की लेडी थी जिसे हाई स्पीड मोटरबोट से अपने प्यार के कारण द फास्टेस्ट ग्रैनी ऑन वाटर के रूप में जाना जाता था। इस सन की काउंटेस को अनोखे जानवरों का भी बहुत शौक था, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने इंचकोंचन को कंगारुओं से भर दिया। आज इस आइलैंड पर लगभग 60 कंगारू रहते हैं और लोग इन अजीब ऑस्ट्रेलियाई जानवरों की तस्वीरें लेने के लिए इसके समुद्र के किनारों पर उमड़ पड़ते हैं, लेकिन सभी लोगों के इरादे नेक नहीं होते। ऐसी एक घटना 2017 में हुई जब ये आइलैंड एक अजीब बल्कि डरावने रहस्य में लिपटा हुआ था। लोग इंचकोनाचन के तट पर आए और देखा कि बड़ी संख्या में कंगारुओं को मार दिया गया और उनकी लाशें आइलैंड के चारों तरफ बिखरी हुई थी। हत्यारा रात में आया होगा, जुर्म किया होगा, फिर गायब हो गया होगा और उसकी पहचान अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, जबकि इस जुर्म को करने वाले अपराधी का पता नहीं चल पाया है। लेकिन उसका मकसद साफ था। इसमें कोई शक नहीं है कि कंगारू एक आक्रामक प्रजाति है। उनकी मौजूदगी ने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया और देशी कैपोकेली पक्षियों से उनका खाना छीन लिया था, जिससे उनकी गिनती खतरनाक रूप से कम हो गई थी। इस बात ने कुछ लोगों को नाराज कर दिया, जिन्होंने सरकार से आइलैंड के इकोसिस्टम की रक्षा के लिए कंगारुओं को मारने के लिए कहा था। लेकिन आज तक कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसा लगता है कि कंगारुओं से नफरत करने वाले कुछ होशियार लोगों ने इंसाफ को अपने हाथों में ले लिया था। फिर भी उस रहस्यमय मुजरिम को एक तरफ रखते हुए यार उस मासूम चेहरे को कौन अपने रास्ते से हटाना चाहेगा यार। दोस्तों, क्या इन रहस्यमय खोजों ने आपको आउटडोर एडवेंचर पर जाने के लिए इंस्पायर किया, या आप जंगल में छुपे उन खतरों से दूर रहकर खुश हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।